हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है आज है 9 दिसंबर 2020 और पेपर का नाम है हरी भूमि। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पैसे का नशा और सात्विक चर्चा का महत्व। आजकल ये बहुत ज़रूरी है जानना पढ़ना। जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? प्रायः आदमी सोचता है कि उसके पास सुख सुविधा सदा बनी रहे, पद प्रतिष्ठा बनी रहे, मान सम्मान इज्जत रहे, शरीर निरोग रहे, शक्ति भी हो, सबका साथ भी हो। कुछ लोग सोचते हैं वंश परंपरा चलती रहे, हम बहुत कोशिश करके दुनिया की चीज़ें इकट्ठी कर लें, पैसा सदा आता रहे, काम चलते रहे, पैसा आएगा सुविधा देगा, यह सही है, लेकिन सुविधाओं में खो जाना उचित नहीं है। साधन सुविधाओं में भी साधन को जारी रखना चाहिए। पैसा ही सुखी कर सकता है तो पैसे वाला दुखी क्यों है? क्या पैसे वाले की सारी चिंता खत्म हो गई? क्या उसके साथ सारे वफादार हैं? सारे रिश्तेदारों का उसे साथ है? अधिकांश रूप से पैसे वाले लोग अकेले हैं। विदुर जी ने कहा था, लक्ष्मी जी शक्ति देती हैं, शक्ति विहीन भी करती हैं। पैसे वाले की भूख भागती है, उसका पैसा का नशा उतरता तभी है जब आदमी को ज़मीन पर गिरा देता है। मकान बढ़िया हो, नींद ना आए, थाली बढ़िया हो, भूख ना लगे तो आप क्या कर लेंगे? आपका धन पुश्ती के काम आए, कमा कर इसका सही उपयोग किया जाए। देखा जाए तो धन से अच्छा सेवक और बुरा मालिक नहीं हो सकता। दुरुपयोग करके धन निराशा डर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसका ठीक से उपयोग करें तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। धन किसी का भी नहीं बनता, किसी का होकर भी किसी का नहीं रहता। और अब जानते हैं सात्विक चर्चा का महत्व। ज्ञानी कहते हैं कि चीज़ें हमारे उपयोग के लिए होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, मगर उन चीज़ों से परमात्मा की कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकते। पैसा जाते ही आदमी की स्थिति कुछ नहीं रहती। धन महत्वपूर्ण है, एक शक्ति है, इसके बिना कोई काम नहीं चलता, लेकिन इसी के लिए ज़िंदगी लगा दे, खाना पीना भूल जाएं, जीवन के उमंग चली जाए, यह जीवन नहीं। जिनसे आपको जीने का रास्ता मिले, आपको चिंतन मिले, विचारों में जो शक्ति भर दे, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना ही अच्छी बात है। स्वास्थ्य ठीक होना भी एक धन है। घर में प्रेम हो, यह भी आपका धन है। आस पड़ोस अच्छा हो, यह भी धन है। अक्ल ठीक काम करे, यह भी धन है। अच्छा शासन होना भी मूल्यवान धन है। व्यक्ति को योग गुरु मिल जाए, वह भी परमाधन माना गया है, उसे भी मूल्यवान है। जो धनों का धन है वह है परमात्मा। भक्ति का एक तरीका मिल जाए, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप, जिसका इरादा नेक है उसको नहीं संताप। अर्थात अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छी चर्चाओं में बैठे, सात्विक वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी है। पूरी लंका में एक विभीषण बैठा राम का नाम जप रहा था, वह सुरक्षित रहा, पर यह बहुत कठिन होता है। अच्छे लोगों के साथ मिल जाएं तो रंग में भंग डालने वाले, भावना को बिगाड़ने वाले लोगों को बाहर निकालना चाहिए। और अब जो टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में, तो पहले बात करेंगे नेपाल में फिर राजशाही की मांग, और कल जो भारत बंद था किसानों की जो मांगे थी उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो नेपाल में राजशाही की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। दरअसल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की गोद में बैठना और भारत विरोधी अभियान चलाना देश की जनता को नागवार गुजर रहा है। राजशाही के साथ हिंदू राष्ट्र बहाली की मांग भी मुखर हुई है। नेपाल के मुसलमान भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों में शामिल राप्ती मुस्लिम सोसाइटी के अध्यक्ष अमजद अली ने कहा, इस्लाम को बचाने के लिए यह ज़रूरी है। समाज के कुछ नेताओं का मानना है कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म होने के बाद से नेपाल में ईसाई मिशनरियाँ ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। मिशनरी इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं।
यूसीपीएन माओवादी के मुस्लिम मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष उद्बुद्दीन फरूक भी मिशनरियों के बढ़त प्रभाव को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष बाबू खान पठान ने भी मीडिया में कहा कि मुसलमान देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान नहीं चाहते हैं। 80% मुस्लिम आबादी देश की हिंदू पहचान बहाल करने के पक्ष में है। गौरतलब है कि राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और कई हिंदूवादी संगठन काफ़ी समय से नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने के लिए अभियान चला रहे हैं। पिछले महीने राजनीतिक दलों के बीच नए संविधान में देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान खत्म करने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद से यह मांग और तेज हो गई है। देश के सभी संप्रभुताओं के लोग मानते हैं कि पुरानी हिंदू पहचान की बहाली का कोई विकल्प नहीं है। धर्मनिरपेक्षा हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की साजिश है। दरअसल 2.5 साल पहले 2 नेपाली युवकों को फुटबॉल में पुराने राष्ट्रगान को गाने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही पूरे नेपाल में इस राष्ट्रगान को गाने का सिलसिला चलने के साथ हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना की मांग खड़ी हो गई। पूरी दुनिया में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसे आज तक कोई दूसरा देश परतंत्र नहीं बना पाया, किंतु चीन के लगातार बढ़ते हस्तक्षेप के चलते लोगों को लगने लगा है कि कहीं यह हिंदू धर्मावलंबी देश अपनी मौलिक संस्कृति व स्वतंत्रता न खो दे। नेपाल एक दक्षिण एशियाई देश है। नेपाल के ऊपर में चीन का स्वतःशासी प्रदेश तिब्बत है, जिसे चीन निगलता जा रहा है। दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत की सीमा लगती है। नेपाल की 85% आबादी हिंदू है, इसलिए वह प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी देश है। नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही है, किंतु राजशाही के खूनी दुखद अंत के बाद यहाँ माओवादी नेता प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के सामंतशाही सिमटती चली गई और 18 मई 2006 को राजा के अधिकारों में कटौती कर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर माओवादी लोकतंत्र की शुरुआत हो गई। तभी से यहाँ चीनी हस्तक्षेप के चलते यहाँ के मूल स्वरूप को बदलने के अलावा भारत के साथ संबंध खराब होने की शुरुआत भी हो गई। भारत के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने कभी भी चीन के लोकतांत्रिक मुखौटे में छिपी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को नहीं समझा। नतीजन चीन की हड़प नीतियों के विरुद्ध न तो कभी दृढ़ता से खड़े हो पाए, न ही कड़ा रुख अपनाकर विश्व मंच पर अपना विरोध दर्ज करा पाए। अलबत्ता हमारे 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत को चीन का अविभाजित हिस्सा मानने की उदारता ही जताई। इस खुली छूट के चलते ही बड़ी संख्या में तिब्बत में चीनी सैनिकों की घुसपैठ शुरू हुई। इन सैनिकों ने वहां की सांस्कृतिक पहचान, भाषाई तेवर और धार्मिक संस्कारों में पर्याप्त दखलंदाजी कर दुनिया की छत को कब्जा किया। अब तो चीन तिब्बती मानव नस्ल को ही बदलने में लगा है। दुनिया के मानवाधिकार वैश्विक मंचों से कह भी रहे हैं कि तिब्बत विश्व का ऐसा अंतिम उपनिवेश है जिसे हड़पने के बाद वहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता को एक दिन चीनी अजगर पूरी तरह निगल जाएगा। ताइवान का यही हश्र चीन पहले ही कर चुका है। चीन ने दखल देकर पहले इसकी सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट भ्रष्ट किया और फिर ताइवान का बाकायदा अधिपति बन बैठा। हांगकांग और नेपाल में भी चीन इसी रणनीति को अपनाकर इन्हें अपने विस्तारवादी खूनी शिकंजे में कस रहा है। साफ है, नेपाल कमजोर नेतृत्व के चलते अपनी बर्बादी के कगार की ओर खुद ही बढ़ रहा है। इसलिए देश की जागरूक जनता अब नेपाल की राजशाही के साथ इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पर भी आमदा है। और अब जानेंगे जो भारत बंद था उसका क्या मिला जुला असर भारत में देखा गया है और किसानों की क्या मांगे हैं।
तो यहाँ पे लिखा है किसानों का भारत बंद, गैर भाजपा शासित 13 राज्यों में बंद का रहा असर, दिल्ली में रहा मिला जुला असर। कृषि मंत्री तोमर बोले किसानों से बातचीत के जरिए निकल आएगा समाधान। नए कानून वापस लेने को तैयार नहीं केंद्र, वार्ता टली। 13 किसान नेता मिले हैं। और जो वैक्सीन है लास्ट दिसंबर जनवरी तक आने की गुंजाइश है। तो लिखा है कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन का रोड मैप तैयार, सिर्फ वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने का इंतजार। और ब्रिटेन में 90 साल की दादी को लगा पहला टीका। तो ये था आज का, जिसमें हम लोग भारत और नेपाल के रिश्ते के बारे में जाने, मतलब नेपाल में क्या हो रहा है। हिंदू राज स्थापित करना चाहती है सरकार। और कल जो हुआ था भारत बंद, किसान अभी वार्ता चली ही रही है, अभी कुछ एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे है सरकार। और जो वैक्सीन है वो जल्द ही आ जाएगा। धन्यवाद।